नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस समय हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अरिथमेटिक के मिसलेनियस क्वेश्चन की, क्योंकि हम लोगों ने अंकगणित पूरी तरीके से चैप्टर वाइज सीख चुके हैं। तो अब बारी है उसको प्रैक्टिस की, तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम अंकगणित के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम जो भी हुए, जैसे कि एसएससी, सीएच हुआ, सीजीएल हुआ, एसबीआई हुआ, आईबीपीएस हुआ, एलआईसी हुआ, आरआरबी हुआ, ठीक है, आरबीआई हुआ, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें आपको अंकगणित के बहुत ही अच्छे लेवल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, आते हैं क्वेश्चन पे। और ओके, तब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के साथ हम चीज़ों को समझते हुए चलते हैं और कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर, और उसने, यहाँ पे उसने होना चाहिए, और उसने अंकित मूल्य पर 20% एंड 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है। कहने का मतलब कह रहा है कि कोई जो डीलर है जो अपना क्रय मूल्य है उसका, उससे 40% वो ज़्यादा लिखता है, उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य उसका रखता है। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि अपने अकॉर्डिंग उसका जो क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस है, वो कितना है, 100 रुपया है। अब वो क्या करेगा, उसका जो अंकित मूल्य होगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस, वो 40% बढ़ा देगा। 40% बढ़ाने का मतलब क्या है, 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है ना, तो 140 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो 140 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर वो 20% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में लेकिन पूछा जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 140 रुपये पे क्या करता है वो, 20% एंड 25% की दो क्रमिक छूट देता है। कहने का मतलब 20% का डिस्काउंट देने का मतलब इस वस्तु को जो 140 है इसका 80% में ही बेच देगा, लेकिन इसके बाद अगेन वो 25% का और छूट देता है, मतलब कि 75% में ही बेचा जाता है। ओके, अब इसको आप सरल कर लीजिए। आप सरल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। 80% है, परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, एंड देखिए इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप टाइम शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए बस। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सबको साथ में लेकर चल रहा हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पे जब इसको सरल करेंगे तो इस तरह से इतना लंबा चौड़ा आप नहीं करेंगे, आप इसको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ही सेकेंड का क्वेश्चन है। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 80% की वैल्यू होती है 4/5। आप यहाँ पर डायरेक्ट 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं 140 में। और 75 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4। ठीक है, क्योंकि आप इसको देखो, अब 80 हो गया, अब 80 को 20 से डिवाइड करेंगे आप तो 4 टाइम में कट जाएगा, और ये 100 जो है 5 टाइम में कट जाएगा। इसको 25 से करेंगे, 25 3 75, 25 का 100, तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा अगर आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू आप याद किए तो। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 140 गुणे कितना हो जाएगा, 4/5, और ये कितना हो जाएगा, गुणे 3/5, 25 3 75, 25 का 100। ओके, तो 4 से 4 पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब 5 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 8 40 गुणे 3। ठीक है, और 28 यहाँ कितना होता है, 8 3 24 एंड 3 दूनी 6 84। ठीक है, कहने का मतलब जो 100 रुपये की वस्तु है उसने दो डिस्काउंट दिए, क्या 20% और 25% का, और उसको बेच दिया 84 रुपये में ही। तो कितने का नुकसान हुआ, 16 रुपये का नुकसान हुआ। किसके अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने माना है इसके अकॉर्डिंग 100 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू तब मिलेगी जब हम इसको रियल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में रियल वैल्यू दिया है कि जो उसे नुकसान होता है 140 रुपये का होता है, लेकिन हम लोगों के अकॉर्डिंग कितना हुआ, 16 रुपये का। तो कहने का मतलब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोगों के अकॉर्डिंग 16 रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 140 रुपये का नुकसान हुआ है। तो 140 की जो वैल्यू है डिनोट करेगी 16 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 140/16। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 140/16। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। हमको चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस चाहिए, मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू अगर 140/16 आ गई है
तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 140 बटे 16 गुणे 100, 4 चौक 16, 4 पंचे 25 चौका 100, ठीक है। 4 चौक 16 एंड 25 चौका 100, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 140, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 एंड 4 पंचे 20, ठीक है। कहने का मतलब आ गया, यहीं पे कर देते हैं 35 गुणे 25, 35 गुणे 25। अब 35 गुणे 25 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 12 आपका कैरी आ गया, हासिल आ गया, एंड 25 तिया 75 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। कहने का मतलब 875 रुपये उसका है, उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। अगर मान लीजिए आपसे मार्क प्राइस पूछता तो आप क्या करते हैं, यहाँ 100 के बजाय 140 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू तो आपको पता है ना 140 बटे 16 है। देखिए इसको भी हम यहाँ पर सरल कर सकते थे, लेकिन बार बार क्या सरल करना, ठीक है। एक बार आप चाहे यहाँ सरल कर लीजिए या यहाँ सरल कर लीजिए। तो 140 बटे 16 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 140 को, तो आपको मार्क प्राइस मिल जाएगा। और आपको सेलिंग प्राइस चाहिए को, ओके ओके। 140 बटे 16 को आप 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम इरेज करते हैं। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम जो है राम से 25% अधिक कुशल है, मतलब अधिक तीव्र गति से कार्य करता है, या इनकी कार्य क्षमता अधिक है। जैसे अगर मान लीजिए राम जो है 100 ईंट एक दिन में जोड़ सकता है, तो श्याम 125 ईंट जोड़ेगा, ओके। और कह रहा है कि मोहन जो है वो श्याम से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं, और इसके बाद अकेले श्याम द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 5 दिनों तक साथ में वो कार्य करते हैं, उसके बाद श्याम अकेले कार्य को करता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या दिया हुआ कि यहाँ पे दिया हुआ है कि राम किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, 40 डे में कंप्लीट कर सकता है, ओके। उसके बाद आपको कंडीशन दिया हुआ है, राम और श्याम के बीच में कंपेरिजन दिया हुआ है। कह रहा है कि जो श्याम है और राम से कितना 125% अधिक कुशल है, और राम कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है 40 दिन में, तो श्याम कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 40 के बटे में आ जाएगा 125%, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, उसको 100 कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा अंश में। और 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो गया। कहने का मतलब जो ये है कि श्याम उसी काम को, जिस काम को राम 40 दिन में कंप्लीट करता है, कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है 32 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। जिस काम को राम 40 दिन में करता है, श्याम 32 दिन में कंप्लीट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी जो कार्य क्षमता है 25% राम से अधिक है। आगे कह रहा है कि मोहन श्याम से 28% अधिक कुशल है। जो मोहन है वो कितना 28% अधिक कुशल है, किससे, श्याम से। श्याम 32 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो मोहन कितने दिन में कंप्लीट करेगा 32 बटे 128%, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, और 100 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 32 चौका 128, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ओके। तो कहने का मतलब जिस काम को राम 40 दिन में कर सकता है, उसी काम को श्याम 32 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और मोहन 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया ही जाता है। अब इसको हम किस विधि से करेंगे ताकि हमारा आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाए, तो इसको हम एलसीएम वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, राम किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है, श्याम किसी काम को 32 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और मोहन उसी काम को, ठीक है, जिस काम को राम कर रहा है, श्याम कर रहा है, उसी काम को मोहन भी कर रहा है, वो 25 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क मतलब इन तीनों का एलसीएम, ठीक है। टोटल वर्क मतलब क्या होता है, एलसीएम तीनों का। कितना होगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो पहली बात तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि कहीं ये एक संख्या से तीनों डिवाइड तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे तो और सरल कर लीजिए, नहीं हो रहा फिलहाल यहाँ पर, ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे, इन सभी का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम से सभी लोग निकालना जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, ओके। अब एलसीएम निकालने के बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है कि हमें कार्य क्षमता देखनी होगी, मतलब इस जो टोटल वर्क आया है 800, इसका राम एक दिन में कितना कंप्लीट कर सकता है, श्याम कितना कर सकता है, मोहन कितना कर सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे,
कह रहा है कि राम 40 दिन में कार्य को पूरा कंप्लीट करता है। इस 800 वर्क को 40 दिन में अगर राम पूरा कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा। 800 को हम 40 से भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा एक दिन में कितना करेगा। ठीक है, तो आप 800 को 40 से भाग करें, क्या हो, 0 से 0 एक कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8। कहने का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 20 आ गया। मतलब इस 800 का 20 जो है वर्क एक दिन में कौन कर सकता है, राम कर सकता है। ठीक है, पहले दिन 20 कंप्लीट करेगा एंड दूसरे दिन 20 कंप्लीट करेगा। तो इसी तरीके से ऐसो आने कंप्लीट करते हुए चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वो कंप्लीट करेगा कितने दिन तक, 20 दिन तक करेगा काम, 40 दिन तक करेगा। तो क्या करेगा, 800 पूरा काम कंप्लीट कर देगा। ओके, उसके बाद श्याम की बात करें, अब 32 से डिवाइड करिए 800 को, तो 32 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 25 बार जाएगा। कहने का मतलब इस 800 का 25 यूनिट वर्क जो है वो कौन कर सकता है, वो श्याम कंप्लीट कर सकता है। और 25 से आप डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा, 32 टाइम जाएगा, मतलब कि 32 बार जाएगा। मतलब कि मोहन जो है इस 800 का 32 यूनिट वर्क एक दिन में कंप्लीट कर सकता है। आप ऐसे भी देख लीजिए, जिसको 40 दिन लग रहा है, इसका मतलब उसकी कार्य करने की जो स्पीड है थोड़ा सा कम है। तो उसको देखिए, राम जो है सिर्फ इसका 20 यूनिट काम कर पा रहा है 800 का, तो इसलिए उसको 40 दिन लग रहा है। जबकि श्याम 25 यूनिट कर पा रहा है तो उसको 32 दिन लग रहा है। मतलब जिसका कार्य क्षमता अधिक है उसको समय कम लग रहा है। सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता किसकी है, मोहन की है। मोहन इस 800 का 32 यूनिट वर्क कर रहा है तो वो सिर्फ 25 दिन में कार्य को कंप्लीट कर दे रहा है। जबकि राम जो है सिर्फ 20 यूनिट कर पा रहा है तो उसको 40 दिन लग रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ओके, तो अब हमको क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में कह रहा है बस आपको उतना ही कर देना। कह रहा है 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। ठीक है, 5 दिन तक साथ में कार्य करते हैं। तो राम कितना कर सकता है एक दिन में, 20 कर सकता है। और श्याम कितना कर सकता है, 32 कर सकता है। और श्याम जो है 25 करेगा, मोहन 32 करेगा और श्याम 25 करेगा। ओके, इन सबको आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, 5 2 7। ठीक है, 3 2 5 2 7 हो गया, और ये 5 2 7 मतलब कितना के 77, 77 गुणे 5। ठीक है, 77 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 77 गुणे 5 7 35 3 38, मतलब कि 385 यूनिट काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। 385 यूनिट कार कंप्लीट हो जाएगा इस 800 से। तो बचेगा कितना, 800 से 385 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 415 यूनिट वर्क बचेगा, जिसको कौन कंप्लीट करेगा, श्याम कंप्लीट करेगा। और श्याम की हमको बताया क्षमता कितनी है, एक दिन में 25 यूनिट कार्य कर सकता है। तो मतलब 415 यूनिट जो बचा है इसको श्याम कंप्लीट कितने दिन में करेगा, आप इसकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर दीजिए। कार्य क्षमता क्या होता है, इकाई समय में किया गया कार्य, मतलब इसको हम 25 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 25 चौका 100 होता है और ये 400 है। ठीक है, 415 है तो 25 चौका 100 होता है, तो 4 चौक 16, 16 तो ऐसे ही चला गया, बचा कितना, 15/25 दिन लगेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सरल करना चाहें तो आप कर सकते हैं 5 3 15 एंड 50 25, या लिख सकते हैं इसको क्या, 16 सही 3/5 दिन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समान धारिता की क्षमता की 2 बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% एंड 33 सही 1/3% तक भर जाती हैं और सेब के रस से पूरी भर जाती है। ठीक है, भरी है और बाकी जो बची है जगह वहाँ पे क्या होता है, सेब का रस भर दिया जाता है। और फिर दोनों बोतलें के मिश्रण को एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। तो मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत क्या होगा, सेब के रस का प्रतिशत हमको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे 2 समान धारिता की, मतलब कि अगर एक की 100 लीटर कैपेसिटी है तो दूसरे की भी कैपेसिटी कितनी होगी, 100 लीटर। पहले में क्या है, 35% ऑरेंज का रस है एंड दूसरे में कितना है, 33 सही 1/3% ऑरेंज है। बाकी शेष जो है वो क्या होगा, एप्पल का रस होगा। अगर 33 सही 1/3% ऑरेंज हो गया तो बचा कितना, 66 सही 2/3%। ये क्या होगा, एप्पल का रस होगा। इसमें कितना होगा, 65% क्या होगा, एप्पल का रस होगा। 35% ऑरेंज एंड 65% एप्पल। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में क्या किया जाता है, खाली कर लिया जाता है और इसमें आपको एप्पल के रस का प्रतिशत बताना है कितना होगा। ओके, तो देखिए, इसमें जब खाली किया जाएगा,
अगर इसमें 100% है, इसमें भी 100% है, इसमें टोटल कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। या आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 100% मतलब क्या होता है, 100% मतलब होता है 1। 100% हटाएंगे, बटे में आप 100 लगाएंगे और हल करेंगे, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से अगर 1 यहाँ है 1 यहाँ है, दोनों को मिक्स किया जाएगा, एक साथ मिला दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस टोटल कैपेसिटी हमको पता चल गई कि इसकी कितनी है, तीसरे वाले की 2 है, ठीक है। अब इस 2 में एप्पल कितना है, यही चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो 66 सही, ठीक है, 66 सही, 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, कितनी होती है 2/3 होती है। एंड 33 सही, 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/3 होती है। ओके, अब यहाँ पे 65% की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, ठीक है। नहीं पता है तो आप कन्वर्ट करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 65/100 लिखेंगे, हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 13/20, बट आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो कितना है, अब इसमें टोटल जो आएगा यहाँ से, यही दोनों बर्तन से आ रहा है, इसका मतलब 13/20 यहाँ से आएगा और 2/3 यहाँ से आएगा, ठीक है। 13/20 प्लस 2/3, ये टोटल हमारा एप्पल का रस है जो इस तीसरे वाले बर्तन में है। और टोटल कैपेसिटी कितनी है 2 है, ठीक है, 200% है, मतलब 2 है। ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 3 7, 13 3 39 हो गया। और इससे 3 से डिवाइड करेंगे कितना 20 आ जाएगा, और डबल करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 20 दूना 40, मतलब कितना हो गया, और बटे कितना है 2 है। ये कितना आ गया 79/60 और पूरे का बता 2, ठीक है। अब 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया है 79/60 इंटू 2, परसेंट पूछ रहा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये कितना हो गया 00/120, 0 से 0 कैंसिल आउट। 12 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 छंग 72 हो गया। बचा कितना यहाँ पे 12 छंग 72 हो गया, और बचा यहाँ पे 7, ठीक है। तो 7 बचा 70 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। ओके, अब बचा कितना यहाँ पे 12 पंचे 60 तो हो गया, बचा कितना 10 बचा, 10/12, या इसको आप कह सकते हैं 5/6। आप इस तरह से लिख सकते हैं 65 सही 5/6%। इसमें क्या है एप्पल का रस है, यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम एरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है चोर की जो गति है, चोर की गति कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें किस में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे जो टाइम है वो आपका क्या कह रहा है कि 6 मिनट में। तो इसको हम क्या करते हैं मीटर प्लस मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 110 है, ठीक है, 10 किलोमीटर है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, बटे ये क्या है घंटा दिया हुआ है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते हैं इंटू 60 और कर देते, ठीक है। बट हमको ऐसा नहीं करना है तो इस तरह से हम इसको नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा, ओके। अब उसके बाद में इसको सरल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। चलिए सरल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 4 टाइम्स 0 हो गया बटे 60 एंड डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000/60, ओके। तो 6 मिनट में चली गई चोर के द्वारा डिस्टेंस कितनी होगी, 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस चोर तय कर लेगा। 6 मिनट में चली गई डिस्टेंस, देखो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, तो कितना हो जाए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ये तो चाल है ना, चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितना है 1000/6 एंड समय कितना 6 मिनट। कहने का मतलब कितना चला हो
1000 मीटर। 1000 मीटर कौन चला? चोर चला। इसके बाद अगर हम बात करें पुलिस की, ठीक है, तो पुलिस की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा पुलिस का? पुलिस कह रहा है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 11 किलोमीटर को पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 11 गुणे 1000 हो जाएगा। एंड जो घंटा है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड में हमको कन्वर्ट करना नहीं है। और 6 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस करेगा तय? तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये तो स्पीड है ना, 11 गुणे 1000 बटे 60 ये हमारा स्पीड है। और हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है? यस इंटू टी होता है। तो आप इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइम से आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिनट, 6 से 6 एक कैंसिल आउट हो गया और एक ये 0 कैंसिल आउट हो गया। टोटल कितना आ गया? कितना आ गया? 1000 या कह सकते हैं 1100, ठीक है। अब देखिए चोर कितना चला है 6 मिनट में? 1000। पुलिस कितना चला है 6 मिनट में? 1100। लेकिन यहाँ पे इसने, जब पुलिस वाले ने देखा चोर को, तो 200 मीटर दूर देखता है ना। कहने का मतलब ये जो है चोर, ये 200 मीटर पहले ही चल चुका है। कहने का मतलब चोर कितनी दूरी पे है? 1200 मीटर में से आपको क्या घटाना होगा? पुलिस का 1100 मीटर आप घटाएंगे 1200 से, ठीक है, 1200 से आप 1100 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 100 मीटर। तो जो डिस्टेंस बची है इस समय कितना है? 100 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है कि ए और बी, इसको वाइड कर लेते हैं। ए और बी दो स्टेशन हैं जो कि 465 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। ए है और दूसरा स्टेशन कौन है? बी है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 465 है, किलोमीटर है, ओके। एक कार जो है, कोई कार है जो हम मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। एक कार ए से प्रातः 10 बजे, ठीक है, कितने बजे? 10 बजे, प्रातः 10 बजे चलती है, ठीक है। 10 AM पे, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, 10 AM, ओके। 10 AM से बजे से चलती है और बी की ओर 65 किलोमीटर की गति से जाती है। और इसकी जो स्पीड है कितनी है? 65 किलोमीटर पर आवर बी की ओर जाती है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी कार प्रातः, ठीक है, दूसरी कार बी से प्रातः 11 बजे चलती है, यहाँ से 11 बजे चलती है, जिसको हम मान लेते कौन सी है? वाई है कार, ओके। इस साइड चलती है, ए की साइड। कह रहा है कि ए की ओर 35 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलती है, 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, ओके। वह दोनों एक दूसरे को किस समय मिलेंगी? देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ बस आप जो यक्स कार है ये 10 बजे चलती है और जो वाई कार है वो 11 बजे चलती है। दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर है। कहने का मतलब जो यक्स कार है वो 1 घंटे जब डिस्टेंस तय कर लेगी उसके बाद वाई कार चलेगी। तो एक्स कार जो है 1 घंटे में कितना जाएगी? 65 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 465। कहने का मतलब ये हुआ कि जो यक्स कार है वो मान लेते हैं कि 65 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ तक आ जाती है, 65 किलोमीटर आ जाती है, ठीक है। जबकि हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 465 है। तो टोटल डिस्टेंस बची क्या? अब यक्स जो कार है अब यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ए पे नहीं है, क्योंकि 1 घंटा हो गया ना, तब यहाँ पे कहीं पे आ गया है, मतलब 65 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया। टोटल अब सिर्फ 400 किलोमीटर बचा है। यक्स और वाई के बीच में अब डिस्टेंस 11 बजे, ठीक है, 4 से देखो 10 बजे चला था, 11 बज रहे हैं, अब 11 बजे यहाँ बी से वाई कार चलेगी और यक्स यहाँ पहुँच गया। अब इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी बची है? 400 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? यस इंटू टी होता है। तो ये तो 65 की स्पीड से जा रहा है, हम मान लेते हैं दोनों टी टाइम में मिलते हैं। और ये इधर से कितने में आ रहा है? 35 में आ रहा है, 35 की रफ्तार से, ओके। अब इसी को सरल कर लेते हैं, यहाँ पर टी कॉमन कर लेते हैं। 65 प्लस 35 कितना हो गया? 100 हो गया। और ये कितना है? 400 है। अब ये इधर 100 या 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, तो टी बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है, 4 घंटे। कहने का मतलब ये हुआ कि यक्स और वाई तक
एक्स और वाई कारें आपस में 4 घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है, 4 घंटे बाद मतलब 11 से 4 आप जोड़ दीजिए, 11 बज रहे हैं, 11 से अगर आप 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 PM हो जाएगा कि नहीं, मतलब कि शाम 3 बजे आपस में मिलेंगी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही स्लो समझाया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि पहली 4 संख्याएं, कहाँ चला गया क्वेश्चन, पहली 4 संख्याएं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 2 है, 85.8 है, तो 5वीं संख्या बताइए। देखो क्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। हम 5 संख्याएं पहले कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, उसके आगे डी होता है, उसके आगे ई होता है। ओके, तो कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका जो औसत है ये किसके बराबर है, 5वीं संख्या का 3 गुना। 5वीं संख्या कौन सी है, ई है, इसका 3 गुना है। ओके, सिंपल से जो कह रहा है आपको वही करना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड प्लस ई, इन सब का जो औसत है ये कितना है, ये है आपका 85.8। ओके, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 जाएगा, उधर मल्टीप्लाई जाएगा क्योंकि इधर बटे में है, प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कितना हो जाएगा 85.8 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना हो जाएगा 5 40, 50 25, 4 29 एंड 5 40, 2 42। ठीक है, कितना हो जाएगा 42, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, मतलब कितना आ गया 429 आ गया। जबकि हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा। अब 4 को अगर आप इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका हो जाएगा 4 3 12 ई। ओके, तो यहाँ पे अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर देते हैं, 12 ई प्लस ई कितना हो जाएगा 13 ई हो जाएगा। तो ई बराबर कितना आ जाएगा 429/13। 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 13 3 39, 13 3 39 मतलब 33 आ गया। ठीक है, वही बताया ना हमको, 5वीं संख्या कौन सी हो गई, 33 हो गई। ठीक है, 33। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैनेज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करता है। मतलब अगर 100 रुपये की वस्तु है तो 125 रुपये उसका विक्रय मूल्य रखता है, बेचने की इच्छा रखता है। यदि वह उत्पाद की लागत 20% बढ़ जाता है, ठीक है, यदि वह उत्पाद की लागत 20% बढ़ा देता है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर है, और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कह रहा है कि राम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से, ठीक है, उसकी उत्पादन मूल्य से कितना रखता है 25% अधिक रखता है। कहने का मतलब अगर उसका कास्ट प्राइस लागत मूल्य 100 रुपया है उस वस्तु को, तो उसका जो सेलिंग प्राइस रखता है वो, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना रखता है 25% अधिक रखता है, मतलब कि 125 रुपया रखता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह उत्पादन की लागत को 20% बढ़ा देता है, मतलब अगर अपनी कास्ट प्राइस को 20% इंक्रीज कर देता है, ठीक है, अब कास्ट प्राइस कितना हो जाएगी 20% इंक्रीज कर देगा तो क्या हो जाएगा 20% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया 120 रुपया हो गया। ओके, अगर 120 रुपया हो जाता है और आगे कह रहा है कि और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, ठीक है, जो ये 125 है इसको 10% इंक्रीज कर देगा, तो 10% इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा 125 का 10% कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। कहने का मतलब 125 प्लस कितना हो गया 12.5, आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 137.5 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। अब उसका कास्ट प्राइस हो गया 120 रुपया और उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 137 रुपया, तो कितने रुपए का अंतर है यहाँ पे देखिए 120 से 137.5 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 17.5 रुपया उसको मिल रहा है फ़ायदा। ठीक है, 17.5 रुपया उसको फ़ायदा मिल रहा है, कितने मिल रहा है 120 रुपया में, 120 रुपया में मिल रहा है। ओके, परसेंट पूछ रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से,
ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये दशमलव जो है हट जाएगा, मतलब हो जाएगा 175/12। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो कितना हो जाएगा, 12 एक नंबर 12, कितना बचा है 5, 55 हो गया, 12 चौक 48 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा देंगे, 80 हो गया, तो 12 छंग 72। ठीक है, लगभग 14.6%। ठीक है, आगे भी कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे कितना हम एक अंकीय तक निकालते हैं, 14.6%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब उसका जो लाभ प्रतिशत है कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 5 मेज 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदता है और उसे 10% लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये होता है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं जो मेज है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि है x रुपया। ओके, और इसी तरीके से मान लेते हैं कुर्सी है जो है उसका हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है, कॉस्ट प्राइस y रुपया है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है वही करते हुए चलना है। कह रहा है कि 5 मेज मतलब कि 5x प्लस 9y 9 कुर्सियाँ को जो रेट है कितना है, 15,400 रुपया है। ओके, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगेन उसके बाद कह रहा है कि 10% लाभ पर मेज को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। कह रहा है कि जो ये 5 कुर्सियां हैं इनको 10% लाभ पर बेचता है एंड जो ये 9 कुर्सियां हैं इनको किस पे बेचता है, इनको बेचता है 20% लाभ पर। ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है। तो इस टोटल में इसमें क्या होता है, उसे टोटल दोनों को बेचने पर उसे कितना लाभ होता है, 2,080 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, दोनों को बेचने पर उसे क्या होता है, 2,080 रुपये का लाभ होता है। ओके, उसके बाद आगे आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। और देखिए दोनों जगह हर पे क्या बच रहा है, सिर्फ 10 बच रहा है। तो मतलब हर तो इक्वल है, तो ऊपर अंश आप जोड़ घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 5x प्लस 9 दूनी 18y बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इक्वल किसके हैं, 2,080 के। ओके, और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 18y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 1 0 इधर इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,800। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन यहाँ पे क्या है, 5x प्लस 9y इक्वल टू 15,400। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 18y इक्वल टू 20,800। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमको y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। और यहाँ पे आप लकली देखिए कि यहाँ पे 5x है इक्वेशन नंबर 1 में भी एंड इक्वेशन नंबर 2 में भी 5x है। तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर अगर 1 को हम घटा देंगे तो क्या होगा, आप इक्वेशन नंबर 2 से घटा रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को, तो इक्वेशन नंबर 1 के आगे माइनस है, मतलब कि ये -5x हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -15,400 हो जाएगा। तो अगर आप प्लस 5x से -5x करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ओके, और यहाँ पे 18y से, ठीक है, 18y से आप 9y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9y बचेगा। और इधर आप कितना बचा है, 20,800 से आप घटाएंगे 15,400 तो क्या बचेगा, 5,400 बचेगा, 5,400 बचेगा। और ये किसके इक्वल है, 9y के, 9y के इक्वल है। ओके, इतना चीज़ हो गया। हमसे कह रहा है कि 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा, और कुर्सियों का कास्ट प्राइस हम लोगों ने क्रय मूल्य क्या माना हुआ है, y, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9y है। तो इसको 9y को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। इस 9y को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3y लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 × 3, ठीक है, और 3 × 24, 00 हो गया, मतलब कि 3y की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई, 1800। और यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा, 3
एंड कुर्सियों का क्रय मूल्य हम लोगों ने वाई माना हो, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1800 रुपये। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1800 रुपये। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना ही बचत करता हो तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए राम है, हम मान लेते हैं कि राम की जो आय है वो कितनी है, 100 रुपया है। अपने अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कितना है, 100 रुपया है। अब इसमें से कह रहे हैं कि उनकी बचत कितना है, 15% है। तो 100 का 15% कितना होता है, तो अगर यहाँ पे हम बचत की बात करें तो कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 100 का 15% 15 रुपया ही होगा। तो खर्चा कितना किए, बाकी अगर हम खर्च की बात करें तो कितना खर्च कर दिए, वो 85 रुपया खर्च कर दिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि यदि उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मतलब ये जो 100 रुपया है इसमें 20% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। ओके, कह रहे हैं कि अब भी वो पहले जितना ही बचत करते हैं, मतलब अब भी उनकी बचत कितना है, सिर्फ 15 रुपये ही है। तो खर्चा कितना कर दिए, आप 120 से 15 घटा देंगे जो बचत है, तो वही खर्च निकल आएगा। कितना खर्चा कर दिए, 105 रुपया खर्च कर दिए वो। ओके, तो पहले भी 15 वो बचत करते थे जब 100 रुपया कमाते थे, जब 120 हो गई उनकी सैलरी तब भी वो 15 रुपया ही क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, बाकी खर्चा कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, 20 रुपया ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कितने में, 85 में। परसेंट पूछ रहा है तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ओके, अब इसको आप सरल कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एक 5, 5 7 35 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट में हल करते हैं, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया, मतलब कि ये 400 हो गया बटे 17 हो गया। 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, 17 पचे 85, और इसके आगे भी समथिंग कुछ आएगा, मतलब 23.5% लगभग आएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का छूट देता है, डिस्काउंट देता है। कह रहा है कि 6.6% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे, ठीक है, उसे क्रय मूल्य से कितना % अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। कि एक व्यापारी है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना देता है, 18% का डिस्काउंट देता है। मार्क प्राइस पर वो क्या करता है, 18% का डिस्काउंट देकर सेल करता है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कास्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया कास्ट प्राइस है, और उसके बाद कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 18% का डिस्काउंट देता है। अंकित मूल्य कितना है ये हमको नहीं पता है, ये हमको ज्ञात करना है। कह रहा है कि 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित करना चाहिए। 6.6% का लाभ का मतलब 100 का 6.6% कितना होगा, 6.6 ही तो होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस वस्तु को 106.6 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसे क्या होगा, 6.6% का लाभ होगा, मतलब 6.6% का लाभ होगा। अब ये जो बेचा गया 106.6, ये क्या हुआ, 18% डिस्काउंट देने के बाद ही तो आया है। इसका मतलब मार्क प्राइस का 18% अगर डिस्काउंट दे दिया गया, इसका मतलब 82% में ही मार्क प्राइस का बेच दिया गया, और इसकी वैल्यू कितना आई, 106.6। ओके, 18% का डिस्काउंट दे दिया गया तो मतलब 82% में ही मार्क प्राइस का इसको बेचा गया। अब मार्क प्राइस यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 106.6 बटे 82%। आप परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, और ये 100 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। तो आप सरल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सरल कर लेते हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस बराबर क्या,
बचा है इधर, ये है 82 और ये है 100। 100 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 106 और एक जीरो इनकी जो है दशमलव हट जाएगा, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 82। सबसे पहले तो इसको अगर आप देखिए डायरेक्ट तो कुछ नज़र नहीं आ रहा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एक नम 4 हो गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ओके, अब यह आ गया 441 हो गया और ये कितना है 5330। तो हम लोग 41 दाम में कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा और 11 से करेंगे तो फिर यहाँ पे लास्ट में 3 आना चाहिए। मतलब अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें 41 गुणे 13 करेंगे तो कितना होता है 41 गुणे 13, 41 गुणे 13 करने पे क्या 533 आएगा क्या, 13 का नाम 13, 13 चौका 52 1 53। हाँ, मतलब कि 41 से अगर हम डिवाइड करेंगे 533 को तो 13 बार में पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा और एक जीरो पहले से है, ठीक है। कहने का मतलब उसका जो मार्क प्राइस आ जाएगा कितना आ जाएगा 130 रुपया। तो जो मार्क प्राइस होगा उसको कितना रखना होगा 130 रुपया रखना होगा। मतलब कि कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना होगा, तो कितना % अधिक अंकित करना होगा 100 रुपया क्रय मूल्य हम लोगों ने माना है, 130 रुपया मार्क प्राइस होना चाहिए ताकि 18% का डिस्काउंट देने पर उसे 106.6 रुपये में बेचा जा सके, मतलब कि 6.6% का लाभ प्राप्त हो। तो कहने का मतलब यहाँ से कितना है 30 रुपया, तो 100 में 30 मतलब 30%, ठीक है, 100 में 30 मतलब 30%, क्योंकि आप बटे 100 करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे और 100 से 100 कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। मतलब कि टोटल 55 मिनट में वो धारा प्रवाह के विपरीत मतलब धारा के अपोजिट 3 किलोमीटर और धारा के साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि यह 1 घंटे 25 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकती है। तो धारा प्रवाह की दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि माना कि धारा की दिशा में जो चाल है नाव की वो कितना है x किलोमीटर पर हावर है धारा की दिशा में, और धारा का अपोजिट हम मान लेते हैं कितना है y किलोमीटर पर हावर है। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 55 मिनट में, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में, धारा प्रवाह की विपरीत दिशा मतलब जब चाल y किलोमीटर पर हावर होगी, 3 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपान क्या होता है स्पीड, ये क्या डिनोट करता है टाइम को डिनोट करता है, ठीक है, प्लस 5 किलोमीटर क्या हो धारा प्रवाह की दिशा में मतलब धारा के साथ। ओके, 5 किलोमीटर और यहाँ पे स्पीड क्या होगी x होगी, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा जब नाव सेम है तो उसकी स्पीड क्यों अलग अलग हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि जब कोई नाव धारा की दिशा में जाती है, ठीक है, धारा की दिशा में जाती है तो क्या करते हैं जो धारा होती है वो नाव का सपोर्ट करती है, क्योंकि धारा भी उसी दिशा में जाती है नाव भी उसी दिशा में जाती है, तो जो धारा की चाल होती है वो नाव की चाल में ऐड हो जाती है। लेकिन जब इसकी अपोजिट आती है कोई नाव, ठीक है, धारा मान लीजिए इस साइड है और नाव इस साइड जा रही है, तो क्या करेगी जो धारा होती है वो नाव का विरोध करती है। किससे विरोध करती है, अपनी चाल से, जो उसकी स्पीड होती है उससे विरोध करती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे दोनों चाल अलग है, x जो है ये धारा की दिशा में चाल है और y जो है धारा के विपरीत दिशा में चाल है। ओके, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि 1 घंटा 25 मिनट, ठीक है, ये तो 55 मिनट की बात हो रही थी, ये 55 मिनट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिनट नहीं लिखा वो आप समझ जाइएगा। उसके बाद कह रहा है 1 घंटा 25 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा 25 मिनट में कह रहा है कि 4 किलोमीटर धारा प्रवाह, ठीक है, धारा प्रवाह के अपोजिट 4 किलोमीटर 4/y प्लस 9 किलोमीटर क्या होगी धारा के साथ, ये डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गए।
अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें धारा प्रवाह की दिशा में, मतलब कि हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, y क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, x जो है धारा की दिशा में। तो कहने का मतलब हमको x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो अज्ञात राशियाँ हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोगों ने किलोमीटर पर हावर में माना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये टाइम हुए ये हमको मिनट में दिया हुआ है, इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 55 मिनट है, अगर इसको आप घंटे में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 55/60 कर देंगे। ठीक है, और उसी तरीके से अगर इसको कन्वर्ट करेंगे 1 घंटा 25 मिनट जो है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 घंटा 25 मिनट। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, साथ में 25 मिनट है, तो 1 घंटा 25/60 कर देंगे। ओके, और थोड़ा सा सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 करना 12, 12 5 17। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17/12। ठीक है, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, 17/12 और ये 55/60 हो गया। ओके, तो फिलहाल चलिए ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, 55/60। इसको अगर आप थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा, एंड 12 पंचे 60 बराबर कितना हो जाएगा, 3y + 5x 5x। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 17 कितना आ गया, 17/12 हो गया। अगर आप 1 घंटा 25 मिनट को कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 17/12, एक घंटे में कन्वर्ट हो गया। और यह कितना हो गया, 4/y + 9/x। इक्वेशन नंबर 2। हमें यहाँ से y एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का गुणांक 4 है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 3 में हम कर सकते हैं 2 में कर देते हैं 3 से गुणा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जहाँ पे है, यहाँ सभी में 4 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 5 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या होगा, 17 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 3 12y और 4 3 12y। हम जब इस इक्वेशन को, ठीक है, क्या कर देते हैं, इसमें से हम कर देते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 2 के माइनस करेंगे तो ये जितना प्लस में है ये इतना माइनस में हो जाए। ठीक है, हम देखिए 2 से 1 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में 1 को माइनस कर रहे हैं, तो ये इतना प्लस 4 3 12y होगा, ये क्या हो जाएगा, -12y हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ अब 17/12 माइनस क्या कर देंगे, ठीक है, 17 3 51 हो जाएगा। सॉरी, ये मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। 17 3 51/12। ठीक है, में से घटाएंगे क्या, 11 चौक 44/12। और इधर क्या बचा है, 9 3 27 x, और ये घटाएंगे 5 चौक 20 x। ठीक है, अब इसको आगे आप सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे इसको हम सरल करेंगे आगे थोड़ा सा सरल करते हैं, ये स्पेस नहीं हो रहा। ओके, आगे सरल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों का हर इक्वल है, दोनों का हर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, बटे में x हो जाएगा, और इसके ऊपर नीचे आप घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 7 आएगा, 7/x हो जाएगा। और इधर भी देखिए दोनों का हर 12 है, इक्वल है 12, तो आप इसको घटाएंगे 51 से तो कितना आएगा, 6 7 हो गया, 7/12 हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर ले आएंगे, और क्या हो जाएगा, या 7 से 7 आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। हमको डिस्टेंस पता है इतना है, और हमें स्पीड भी पता चल गया 12 है। ठीक है, और धारा की दिशा में कह रहा था, धारा की दिशा में स्पीड कितना आ गई, 12 आ गई। अब इससे आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36,
एंड 12 छंग 72, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 3.6 आवर लगेंगे उसको धारा की दिशा में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, कह रहा था 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस उसे तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस, और हमें एक्स की जो वैल्यू निकल के आ गई, कितना आ गई, एक्स की वैल्यू जो आई, पेन चेंज कर लेते थोड़ा, एक्स की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई, 12 आ गई। तो यहाँ पे 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर हम 12 से जाएंगे तो आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 एंड 12 छंग 72, 3.6 घंटे लगेंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। समान धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर से और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको साधारण ब्याज निकालना है, उसका प्रिंसिपल ज्ञात करना, और उसी प्रिंसिपल हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इजीली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर रेट दिया है आपको 5%, और साथ ही साथ आपको टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और क्या दिया हुआ है आपको, साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया है, 1200 रुपये। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल तो हमको फाइंड करना है, रेट हमको पता है कितना है, 5% है, एंड टाइम भी हमको पता है कितना है, 3 वर्ष है बटे 100। और ये किसके इक्वल है, SI के इक्वल है, जो कि 1200 के इक्वल है। ठीक है, 1200 के इक्वल है। यहाँ पे लिखते हैं 1200 बराबर कितना हो गया, 5 3 15 P बटे 100। ओके, अब 100 क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200, 00 इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप किससे काटेंगे, 15 से काट दीजिए, कट जाएगा 15 8 120, कितना आ गया, 8000 आ गया। ये क्या आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब इसी प्रिंसिपल कह रहा है कि समान धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे रेट कितना है, 5% है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और ये जो हर में वैल्यू होती है ये प्रिंसिपल होता है, और ये जो अंश में होता है ये क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। और जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। कहने का मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना है, 20 है, और अमाउंट कितना है, 21 हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट सही हो जाएगा। ओके, और जितने साल के लिए करता है अब उतनी पावर कर देते हैं। तो 3 साल की बात हो रही है तो 3 की आप यहाँ पे क्यूब कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा, अगर इसका देखें तो कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 ही होता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, हमारी रियल वैल्यू नहीं है, इसको हमने एज्यूम किया है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके रेशियो के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो आप प्रिंसिपल को अगर आप कंपेयर करें तो देखिए प्रिंसिपल 8000 है, और जो हम लोगों ने माना है वो भी 8000 है। तो इसका मतलब ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 21 का क्यूब कितना होता है, आपको 21 का क्यूब हो जाता है 9261। 9261। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो प्रिंसिपल 8000 है, ठीक है, 8000 से बढ़ करके कितना हो गया, 9261 हो गया। तो जो बढ़ोतरी हुई वही हमारा क्या है, ब्याज है। तो कितना बढ़ा है, 1261, इतनी बढ़ोतरी हुई और यही हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पेन क्या हो गया यार, कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। ठीक है, 5% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या अगर 9261 है तो 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो सेम देखिए, सेम वही चीज़ लिखा है। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब है सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए। यहाँ पे रेट कितना है, 5% है। ओके, और यहाँ पे आपको जो वर्ष दिया है, टाइम दिया है, 3 वर्ष दिया है।
तो अगर हम देखें तो 5% को आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20। कहने का मतलब 20 and 21। ओके, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। अब 3 वर्ष की बात कर रहा था, आप क्यूब कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा, ठीक है। जो कि किसका क्यूब होता है 21 का क्यूब होता है। और हम अगर कंपेयर करें, कह रहा वर्तमान में जनसंख्या 9261 है, मतलब वर्तमान की जनसंख्या 9261 है, तो 3 वर्ष पहले कितना रही होगी 8000 रही होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो इस पर प्रैक्टिस किए रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने राम को पक्ष में मतदान किए, तो राम के मतों का प्रतिशत कितना है। हम मान लेते हैं कि अपनी सुविधा के लिए उस कार्यालय में टोटल कितने लोग हैं 100 लोग हैं। ओके, अब इसमें क्या है 40% महिलाएं हैं, मतलब कि 40 महिलाएं हैं, 40 वुमेन हैं, और बाकी जो बचे वो क्या है मैन है, कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद कह रहा है कि 40% महिलाएं और 60% पुरुष। इस 40 का 40% कितना होगा 10 में 4, तो 40 में कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 16 महिलाएं और कह रहा है 60 पुरुष, और इसका 60 36, मतलब कि 36 पुरुष। ये क्या करते हैं राम के पक्ष में मतदान करते हैं, तो राम को मतदान कितना मिल गया 16 प्लस 36, आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 6 12, और कितना हो गया 52, तो 100 में 52, ठीक है। कितना वोट मिला उसको 100 में 52 वोट मिला। इसका मतलब परसेंट पूछना तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना मिला गया 52%। तो राम के मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रतिशत कितना हो जाएगा उसका 52% हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैरिज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। देखिए टोटल मत कितने हैं 1,80,000, इसमें से 10% क्या हो जा रहे हैं अवैध हो जा रहे हैं, ठीक है, निरस्त हो जा रहे हैं। तो 10%, 1,80,000 का 10% कितना होगा 18,000 होगा, तो 18,000 इसमें से आप घटा दीजिए, 0,002 एंड 17 से 1 जाएगा, कितना जाएगा 16, मतलब कि 1,62,000 ये हमारे क्या हो गए वैध मत हो गए, ठीक है। अब इस वैध मतों में से 80% मत क्या हो गया पहले उम्मीदवार को मिल जा रहा है, 80% मत पहले उम्मीदवार को मिल रहा है, बाकी बचा कितना 20% ये दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1,62,000 का 20% आपको निकालना है, ठीक है। 20% मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो 1/5 इसका आप निकाल दीजिए, तो 5 3 15, ठीक है, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ओके, 00 कर दीजिए। तो 32,400 जो होगा वोट किसको मिलेगा सेकेंड उम्मीदवार को मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 3 15 एंड 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। हम मान लेते हैं कि क्लास में टोटल 100 विद्यार्थी थे। कह रहा है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण हुए, तो कितने लोग अंतरीर्ण हुए हैं। अब इनको हम अगर 100 से उत्तीर्ण वालों को घटा देंगे, पास वालों को अगर हम 100 से घटा देंगे, तो बचेंगे कौन फेल वाले, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी हम मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, इनमें से इसका 80% मतलब 80 लोग, इसका 85 मतलब 85, और जो दोनों में पास हुए हैं, ठीक है, कह
कह रहा कि दोनों विषयों में अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण हुए कितने 75 हैं। इसको हम इन दोनों से घटा देते हैं 75। अब बचेगा कौन, जो फेल हुए हैं। और फेल वाले कितने होंगे 100 माइनस आप 75 और 80 से घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 बचेगा। 10 80 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कहने का मतलब घटाने में कितना आ जाएगा 10। 10 लोग ऐसे हैं जो फेल हैं। किसके अकॉर्डिंग, अगर हम क्लास में मानते हैं कि सिर्फ 100 लोग हैं तो, ठीक है, अगर मानते हैं हम क्लास में सिर्फ 100 विद्यार्थी हैं तो। लेकिन क्वेश्चन में इस 10 की वैल्यू कितना दिया हुआ, कह रहा है कि 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण होते हैं 40 विद्यार्थी। तो 40, 10 की वैल्यू अगर 40 को डिनोट कर रही है तो 1 की वैल्यू किसको डिनोट करेगी 4 को। तो 100 की, ठीक है, जब 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। ओके, यही पूछ रहा है आपको। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी 400 थी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं।